नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। तो अब रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट में जल्द ही बड़ा फेरबदल हो सकता है। इसी हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये बदलाव होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। सरकार के दूसरे कार्यकाल में होने जा रहे ये पहले कैबिनेट विस्तार में ऐसा माना जा रहा है कि ये कोई छोटा नहीं बल्कि एक बड़ा फेरबदल होगा। सूत्रों के मुताबिक इस बार मोदी कैबिनेट में करीब 20 नए चेहरों को जगह मिल सकती है, जबकि मौजूदा कैबिनेट से कुछ लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। कैबिनेट विस्तार में मुख्य रूप से फोकस पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश पर किया जा रहा है। यहाँ के नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है। वहीं बिहार में जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस बुच को केंद्रीय कैबिनेट में भी जगह मिल सकती है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में यहाँ पर भी खास नजर रहेगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है, ये भी उम्मीद जताई जा रही है। हाल ही में इन पार्टियों के नेताओं ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात भी की थी। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार यानी आज ही नई दिल्ली लौट रहे हैं। वो पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में थे। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी हफ्ते कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। देश के उत्तरी इलाकों में सोमवार को भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, लेकिन अब इस बीच एक अच्छी खबर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को बताया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून इस साल 10 जुलाई के आसपास दिल्ली पहुंचेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून 15 साल में पहली बार इतनी देरी से दिल्ली में दस्तक देगा। इससे पहले मानसून 9 जुलाई 2006 को इतनी लेट दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली वालों को जुलाई में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सामना भी करना पड़ा है। जुलाई को राजधानी की अधिकतम 43.6 डिग्री सेल्सियस ये तापमान पहुंच गया है, जो कि 90 साल में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और हिस्सों और दिल्ली में 10 जुलाई के आसपास मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर हिमाचल प्रदेश के लिए कोरोना राहत सामग्री को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में एक ऑक्सीजन बैंक बनाने का भी फैसला लिया है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होते हुए उन्होंने जिस तरह से अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सांसद और हमारे केंद्र सरकार में मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल राज्य में एक ऑक्सीजन बैंक बनाने का फैसला किया है उन्होंने। और इस निमित्त इसके पहले भी आज जो ट्रकें रवाना की गई हैं, जो राहत सामग्री रवाना की गई है, उसके अतिरिक्त भी पहले भी वह हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत सारी सामग्री भेज चुके हैं। उनका यह संकल्प है कि हम एक ऑक्सीजन बैंक तैयार करेंगे और ऑक्सीजन बैंक इतना बड़ा होगा कि कम से कम 1400 बेड को बिल्कुल आसानी से, सुविधाजनक तरीके से ऑक्सीजन मुहैया हो सके। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम योगी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मां भारती के अमर सपूत भारत की एकता, अस्मिता और अखंडता हेतु अपने प्राणों का बलिदान देने वाले प्रखर राष्ट्रवादी राजनेता, विचारक, महान शिक्षाविद, जनसंघ के संस्थापक, अध्यक्ष और हमारे पथ प्रदर्शक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनको पावन स्मृतियों को नमन। की अखंडता के प्रबल पक्षधर थे और इसके लिए उन्होंने अंतिम दम तक इस लड़ाई को जारी रखा। भारत की अखंडता को लेकर के ही उन्होंने अपना बलिदान भी दिया। देश के अंदर सबसे कम उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में
जो एक नई दिशा डॉक्टर मुखर्जी ने इस देश को दी थी, या स्वतंत्र भारत में भारत के औद्योगिक विकास की गति क्या होनी चाहिए, आज जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उसके पीछे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वह दूरदर्शिता थी जो उन्होंने स्वतंत्र भारत में देश के पहले केंद्रीय कैबिनेट में जो विजन देश को उन्होंने दिया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रक्षा मंत्री ने आज हिमाचल प्रदेश के लिए जो 900 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को रवाना किया है, यह मेरा एक प्रयास था कि मैं प्रदेश की हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 700 बेड की क्षमता बनाऊं। हम अब तक 1400 बेड की क्षमता बना चुके हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश ने कोरोना से जंग लड़ी है, उसमें हर सांसद का, हर सामाजिक कार्यकर्ता का, हर संगठन का और दायित्व बने और वो अपना कर्तव्य निभाएं, इसमें हम सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से माननीय रक्षा मंत्री जी ने आज हिमाचल प्रदेश के लिए जो 900 से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटर्स को रवाना किया है, ये मेरा एक प्रयास था कि मैं 700 बेड की क्षमता हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बनाऊं। मुझे प्रसन्नता है हम 1400 बेड की क्षमता अब तक बना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत के मुसलमानों के साथ हिंदुओं के रिश्ते पर बयान ने वैचारिक गर्मी पैदा कर दी है। अब उनके बयान पर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, सुनाते हैं आपको। मुझे तसल्ली हुई उनका पूरा बयान सुनने के बाद, जब उन्होंने कहा कि सबका डीएनए एक है और लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, लिंचिंग करने वाले लोग आतताई हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम आरएसएस प्रमुख जी ने माना तो कि देश में लिंचिंग हो रही है। अब मेरा उनसे कहना है कि करने वाले लोग कौन हैं, उनकी निशानदेही करवाइए। सरकार, केंद्र सरकार या ज्यादातर राज्यों की सरकारें ऐसी हैं जो आपके एक इशारे पर कार्रवाइयां करती हैं, आपके एक इशारे पर खड़ी हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी से भी अपील करूंगा कि कांग्रेस की डिमांड हमेशा से रही है कि लिंचिंग के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाया जाए। ऐसे में अब आरएसएस प्रमुख जी ने भी कह दिया है तो नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि जल्द से जल्द एक कड़ा कानून बनाएं ताकि इस तरह की आतंकी वारदातें रुक सकें। ये घटनाएं देश के लिए बहुत शर्मनाक है, पूरी दुनिया में देश की बदनामी होती है और कहीं ना कहीं अगर इस तरह का कानून आता है तो देश की छवि सुधरेगी। दूसरी बात यह कि आरएसएस प्रमुख जी ने जो कहा है उन्हें ये देखना पड़ेगा कि अब तक वो क्यों चुप थे। मुझे उनकी चुप्पी पे हैरत। देखिए, किसी का एक शेर है कि इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, दोनों नहीं चलेगा। कौन क्या कह रहा है मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आरएसएस प्रमुख अगर ये कह रहे हैं कि लिंचिंग हो रही है तो लिंचिंग करने वाले लोग कौन हैं। अगर आरएसएस प्रमुख चाह लें तो 1 मिनट में कि वो केंद्रीय मंत्री जिसने लिंचिंग करने वाले हत्यारोपियों को मालाएं पहना के उनका स्वागत किया, वो 1 मिनट में सरकार, सत्ता, हर चीज से बाहर हो जाए। तो इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, दोनों नहीं चलेगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि डीएनए एक है तो मैं भी मानता हूं कि भारत के हर एक नागरिक का मिजाज एक है, उसकी पहचान एक है, वो भारतवासी है। उसके धार्मिक रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, उसका मजहब अलग हो सकता है, लेकिन वो सबसे पहले भारतवासी है। ऐसे में आप नागपुर में बैठे रहते हैं और कितनी माएं हैं जिनके बच्चे उनसे जुदा हो गए, कितनी बहनें हैं जो बेवा हो गई इसी लिंचिंग की वजह से। तो आपको कम से कम इस तरह की घटनाओं पे रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनवाइए ना। देश इंतजार कर रहा है क्योंकि देश की बदनामी हो रही है। शुरुआत अब रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। गुपकार गठबंधन ने सोमवार को कहा कि पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक के नतीजों से निराशा है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक बंदियों की रिहाई जैसी विश्वास बहाली के उपाय की कमी है और इससे भी निराशा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद ही विधानसभा चुनाव हो। इस मसले समेत अन्य पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केटीएस तुलसी ने प्रतिक्रिया दी है। But the demand was that delimitation can wait. Statehood may be restored. So if that sequence follows, the delimitation process is fairly lengthy.
you have to give opportunity to people to represent against the decisions, against the proposals. So therefore, I think central government will do well to ride the popular promise that they have made, and without waiting for delimitation commission, it may be better to declare the statehood. Both the leaders have their own very great popularity in the state, and therefore I am sure that the High Command will be able to iron out a solution which will satisfy both. It's there everywhere. Closer to the, as we get closer to the general election, the people are worried. They are worried whether they will get re-elected or not, and permutation, combinations, etc. So that process has already begun. That is why the people who are less likely to get elected or re-elected, they are worried a lot. जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने कहा कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए और इसी के बाद ही विधानसभा चुनाव करवाए जाने चाहिए। उनके इस बयान पर अब सीपीआई नेता डी राजा की प्रतिक्रिया सामने आई है। Definitely, meeting took place. That was a positive thing. But what is the outcome of the meeting? No assurance, no promise, no demand made by these mainstream political parties has been taken into consideration. So there was nothing which came out of this meeting, no tangible results. The meeting was held, that's all. What exactly the outcome, what is the result? Nothing. This is what the mainstream political parties in Kashmir are articulating, and it shows their disappointment also. वहीं जम्मू कश्मीर के 4 दिवसीय दौरे पर आज परिसीमन आयोग की टीम श्रीनगर पहुंचेगी। पीडीपी को छोड़कर सभी दलों ने मिलने की सहमति भी जता दी है और इसी पर कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। ये उनका निजी फैसला पीडीपी का हो सकता है, उनके कुछ अपने अलग से मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई थी उसमें विपक्ष ने ही तो ये कहा था कि कमीशन जो है वो सबको मिले। वो पॉलिटिकल पार्टी जिनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन में नहीं है, उनका मिलना और ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो लोगों का पक्ष जो है उसमें रख सके। इसलिए ये उनका निजी फैसला हो सकता है। पीएचडी ने तो मीटिंग की है, उनके ग्रुप जो है मैक्सिमम बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं, तो ये उनका अपना फैसला है। मैं नहीं समझता कि इस पर कोई हमारी टिप्पणी की जरूरत है। दूसरी तरफ सर एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, क्योंकि आपके भी श्रीनगर में भी मिलेंगे, जम्मू में भी मिलेंगे। बिल्कुल, आपने देखा कि हमने मीटिंग करके ये तय किया है कि हमारे सुझाव था कि डिलिमिटेशन कमीशन सारे लोगों को सुने और ताकि उसके पास सरकार का ही पक्ष ना हो, दूसरे जो पक्ष हैं, जो दूसरे फैक्ट्स हैं, वो पेश करना विपक्ष का काम है और तमाम उन लोगों का काम है ताकि डिलिमिटेशन कमीशन के सामने सारी पिक्चर हो, ताकि एक फेयर ट्रांसपेरेंट। चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की दिखा देते हैं। कपूरथला हाउस पहुंच गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कपूरथला हाउस पहुंच गए हैं। रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। कांग्रेस के नेता राजू वाघमरे ने महाराष्ट्र में बीजेपी के 12 विधायकों की सस्पेंशन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, वो सुनाते हैं आपको। भाजपा का असली चेहरा अभी लोगों के सामने आ रहा है। भाजपा ही ओबीसी आरक्षण के लिए पूरी तरह से दोषी पाई गई है, क्योंकि 2019 में केंद्र सरकार के पास यही फडणवीस ने ये बोला था कि हमको ओबीसी का डेटा दिया जाए। केंद्र सरकार जो भाजपा की है वो तैयार थी। आज महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के बाद केंद्र सरकार तैयार नहीं है और ये लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं कि राज्य ने ये करना चाहिए। जब ये मुख्यमंत्री थे, 2 साल इनके पास थे, तभी केंद्र सरकार के पास ये मांग रहे थे और केंद्र सरकार तैयार थी। आज ये असली चेहरा, जो झूठा चेहरा है, वो सामने आने की संभावना थी, वो नहीं आना चाहिए। इसके लिए इन्होंने आज सदन में हंगामा किया
और महाविकास आघाड़ी ने लोकतंत्र के माध्यम से उनको निलंबित किया है, क्योंकि इस तरीके से संविधान और सदन का अपमान करना ये बीजेपी की राजनीति है और ये इनकी नीयत भी है, तो इनको सबक सिखाना जरूर। देखिए, भाजपा का ऐसा हुआ है कि बोले रोता क्यों है, तो बोले सूरत ही ऐसी है, तो इनकी सूरत है रोने जैसी और इनको रोने के सिवा कुछ नहीं आता है, क्योंकि महाराष्ट्र की सत्ता इनके हाथ से चली गई। अभी राज्यपाल महोदय सदन के मामलों में क्या हस्तक्षेप करेंगे? सभापति महोदय के पास जाके इसकी फरियाद करनी चाहिए, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि राज्यपाल भवन जो है वो भाजपा का ऑफिस है, कुछ भी हो गया तो राज्यपाल भवन में जाते हैं। तो ये उसका ही एक तरीका है। हम ऐसे सब जो नौटंकी भाजपा करती है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। उनको सदन में आना है, सदन में काम करना है, तो लोकतंत्र का पालन करना पड़ेगा, सदन के परंपरा का पालन करना पड़ेगा। अगर वो करते नहीं है तो विधायक कहने के आज पहली बार शायद ओवैसी साहब ने सच बात कही है, क्योंकि एकता का प्रतीक ही संविधान है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष संविधान है, सभी को समा के लेने वाला संविधान है, तो संविधान ही एकता का प्रतीक है। और अपने देश में अगर एकता दिखानी है और एकता के बारे में बात करनी है तो आपको संविधान के मार्ग से चलना पड़ेगा। रही बात हिंदुत्व की, तो भाजपा को तो ऐसा लगता है कि हिंदुओं का ठेका भाजपा ने लेके रखा है कि दूसरे पार्टी में हिंदू है ही नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।